मैं हूं दिल इम्तियाज़ और ये है मेरी वीडियो नंबर 209 जो कि है डार्क एनर्जी के बारे में। इस वीडियो को समझने के लिए आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है। इसलिए वो तमाम वीडियोस मैंने नीचे लिंक में शेयर कर दी हैं। आप उन वीडियोस को पहले देखिएगा जिसमें डार्क मैटर भी है, डॉपलर इफेक्ट भी है, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा तो ये आपको ज़्यादा समझ आएगी। हमें ये पता है कि हमारी यूनिवर्स मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बनी है। इसमें सबसे कम मैटर है जो हमें नज़र आता है, जो सूरज, गैलेक्सीज, चांद, सितारे, सैयारे, प्लैनेट्स, हर चीज़ जो हमें ज़मीन पर नज़र आती हैं, दरख्त, रॉक्स, ट्रीज़, ये सारी की सारी मैटर का हिस्सा हैं और ये सिर्फ 4% है। उसके बाद डार्क मैटर है जो कि 21% से 25% है, जिसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। और सबसे अहम चीज़ है डार्क एनर्जी जो कि हमारी यूनिवर्स का 74% है, जिसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते। तो आइए आज हम कुछ डार्क एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको लेके चलता हूँ बिग बैंग। बिग बैंग वो पॉइंट है टाइम में जब हमारी यूनिवर्स क्रिएट हुई एक सिंगुलैरिटी से। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक और वीडियो में बताया है और फेजेस बताए हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस और मुख्तलिफ चीज़ों ने बर्थ ली। बिग बैंग को अगर हम गौर से देखें तो हमें ये पता चलता है कि जैसे ही बिग बैंग हुई उसके कुछ अरसे बाद और गैलेक्सीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई। पर इससे पहले एक और चीज़ हुई जो मैंने आपको उस मॉडल में नहीं बताई, और वो ये था बिग बैंग के होते ही डार्क मैटर भी जनरेट हुआ था। डार्क मैटर उस वक्त हमारी यूनिवर्स में मौजूद था और डार्क मैटर की वजह से हमारी गैलेक्सीज फॉर्म में आई। अगर डार्क मैटर ना होता तो शायद हमारी गैलेक्सीज फॉर्म में ना आती। अब आप कहेंगे कि डार्क मैटर क्या है और उसकी वजह से हमारी गैलेक्सीज कैसे फॉर्म में आई। डार्क मैटर यूनिवर्स में एक ऐसा नज़र ना आने वाला मैटर है जो कि हर जगह पर मौजूद है। वो ऐसे ही मौजूद है जैसे कि एक स्पाइडर का वेब, और अगर उसके ऊपर बारिश हो तो आपको मुख्तलिफ जगह कतरे नज़र आएंगे। ये वो कतरे हैं जो हमारी गैलेक्सीज हैं, जिनको हम देखते हैं जो कि रोशन है, पर उनके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि डार्क मैटर का बना हुआ है, जो कि हम देख नहीं सकते, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, पर वो मौजूद है और उसको मैंने अपनी वीडियो में बताया है डिटेल में। हम देखते हैं गैलेक्सीज को। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको डार्क मैटर की एक और देता हूँ, और वो ये है कि ये एक दरख्त है जिसके ऊपर एक ट्री है जिसके ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं। अच्छा, इसकी ब्रांचेस जो हैं वो आप समझें कि इसकी ब्रांचेस जो हैं वो डार्क मैटर है जो यूनिवर्स में है, और उसके ऊपर ये छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं जो कि डार्क मैटर के ऊपर प्लेस की गई हैं। अब जहाँ जहाँ डार्क मैटर होगा वहाँ पर गैलेक्सीज होंगी, और जहाँ जहाँ डार्क मैटर नहीं होगा वहाँ पर आपको कोई गैलेक्सी नज़र नहीं आएगी, जिस तरह यहाँ पर है। तो अगर आप दूर चलते जाएं और दूर से देखें तो आपको ये दरख्त नज़र नहीं आएगा, आपको इसकी ब्रांचेज नहीं नज़र आएंगी, आपको जस्ट ये गैलेक्सीज नज़र आएंगी। यही हाल हमारी यूनिवर्स का है जिसमें डार्क मैटर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, पर वो हमें नज़र नहीं आता। अभी हम उसको डिटेक्ट उस तरीके से नहीं कर सके कि हम उसको जान सकें। हमें पता है उसकी मौजूदगी का एहसास है, अंदाज़ा है, और हमें नज़र आता है कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक पैटर्न में हमें मिलती हैं और वो ज़रूर डार्क मैटर के स्कैफोल्डिंग पर एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि गैलेक्सीज जो हैं वो, जो कि ये लाइट्स उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो इस ब्रांचेस के ऊपर हैं। अगर ये ब्रांचेस गायब हो जाएं तो ये डार्क मैटर है और ये आपकी गैलेक्सीज हैं। तो आपको गैलेक्सीज तो नज़र आएंगी पर आपको डार्क मैटर क्या मालूम नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम कोई इमारत बनाते हैं तो उससे पहले हम स्कैफोल्डिंग करते हैं। स्कैफोल्डिंग जो है वो हमारी यूनिवर्स के डार्क मैटर है। हमारी यूनिवर्स में ना नज़र आने वाली स्कैफोल्डिंग हुई हुई है और उसके ऊपर हमारी इमारत, बिल्डिंग यानी गैलेक्सीज मौजूद हैं। डार्क मैटर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो कुछ जगह पर आपको ज़्यादा मिलता है और कुछ जगह पर कम होता है। जहाँ पर वो आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ वहाँ पर गैलेक्सीज के क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे। तो ये आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपको एक पूरा यूनिवर्स का इमेज दिखाया है, और इसमें जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही वो स्कैफोल्डिंग है, वो ब्रांचेज हैं ट्री की जिनके ऊपर ये गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो मैंने डिस्कस की है, और ये प्रॉपर्टी मैटर की भी है। मैटर जो है, जैसा ये सन है, इसके पास से जब भी लाइट गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है।
लाइट जब भी किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है, ये हमें आइंस्टाइन ने बताया था। तो ये जो स्टार यहाँ पर है उससे जो लाइट आ रही है वो एकदम बेंड हुई, क्योंकि सन की मौजूदगी में, मैटर की मौजूदगी में। और हमें जो ज़मीन पर ये स्टार नज़र आया वो यहाँ पर नज़र आया स्ट्रेट लाइन में। तो जब हम सोलर एक्लिप्स होता है और हम देखते हैं तो हमें कुछ स्टार्स सूरज के, सन के बैकग्राउंड में नज़र आते हैं, पर एक्चुअली ये स्टार यहाँ पे मौजूद नहीं होता, ये सूरज के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, पर लाइट की बेंडिंग की वजह से हमें ये यहाँ पर नज़र आता है। इसी तरीके से डार्क मैटर भी लाइट को बेंड करता है, ना ये लाइट को एमिट करता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है, पर ये उसको बेंड करता है। तो अगर मेरे पास एक गैलेक्सी है जो बहुत दूर है और उससे लाइट आ रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क मैटर है और उसके डार्क मैटर के बीच में यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज भी हैं, तो यहाँ से लाइट जो है वो बेंड होगी। और जब मैं हब्बल टेलीस्कोप से उसको देखूंगा तो वो मुझे जो गैलेक्सी है वो यहाँ पर नहीं नज़र आएगी, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन में मुझे या तो यहाँ पर नज़र आएगी और यहाँ पर। तो ये उसके असली इमेजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो मुझे वो यहाँ पर नज़र आएगी और मुझे एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर डार्क मैटर है। अगर ये गैलेक्सी कम फासले पे मुझे नज़र आती है ओरिजिनल गैलेक्सी से, तो यहाँ पर कम डार्क मैटर होगा, और अगर ये बहुत दूर चली गई तो उसका मतलब डार्क मैटर ज़्यादा है। तो हम हबल टेलीस्कोप से देख देख के गैलेक्सीज़ की ओरिजिनल पोजीशन देख के और फिर ये देखते हैं कि वो कितनी हमें डाइवर्जन मिल रही है, कितने दूर उनका इमेज मिल रहा है अपने ओरिजिनल लोकेशन से, तो हम डार्क मैटर को मैप करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि यूनिवर्स के इस हिस्से में डार्क मैटर कितना ज़्यादा मौजूद है या कितना कम मौजूद है। तो अब हम चलते हैं, डार्क मैटर हमने देख लिया, उसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो भी आपने देख ली होगी। अब हम चलते हैं 74% की तरफ, जो कि डार्क एनर्जी है। ये क्या चीज़ है, डार्क एनर्जी क्या होती है और इसको हम कैसे देखते हैं? साइंसदान आज हमें कुछ और बताते हैं, पर इंसान का हमेशा से ये बिलीव रहा है यूनिवर्स जो है वो सिकुड़ती जा रही है, कंप्रेस होती जा रही है। यानी हमारी यूनिवर्स जो है वो, इंसान ये समझता था कि मिल्की वे हमारी यूनिवर्स है। हालांकि अब हमें पता है कि मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी है और उस जैसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारी यूनिवर्स में मौजूद हैं। पर बहुत अरसे पहले की बात नहीं है, इवन आइंस्टाइन से कुछ अरसे पहले हम ये समझते थे कि शायद हमारी हमारी गैलेक्सी ही हमारी यूनिवर्स है। और उसके साथ साथ इंसान ये भी समझता था कि वो सिकुड़ती जा रही है, और उसकी बेसिक वजह भी थी, वो ये कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ एक दूसरे के करीब आएगी और यूनिवर्स हमारी सिकुड़ती जा रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि यूनिवर्स दोबारा एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा मैटर का, हाई डेंस मैटर का छोटा सा पॉइंट बन जाएगा। ये हमारा शुरू में बहुत ज़्यादा ख्याल रहा है, पर उसके बाद फिर हमें पता चला कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, बल्कि यूनिवर्स जो है वो तो एक्सपेंड कर रही है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो थेरीज आई, और वो ये है कि यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है, ये टाइम है और ये एक्सपेंशन है यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स बिग बैंग से पैदा हुई और वो एक्सपैंड करना शुरू हो गई। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो मैक्सिमम एक्सपैंड कर चुकी होगी टाइम में, उसके बाद उसके पास दो रास्ते होंगे। एक होगा कि वो क्लोज यूनिवर्स की तरफ चली जाए, यानी वो दोबारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसमें इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना, कंप्रेस होना शुरू हो जाए, और फिर वो एक सिंगुलैरिटी में चेंज हो जाए, यानी एक पॉइंट में चेंज हो जाए। और दूसरा तरीका ये है कि वो एक्सपैंड करती जाए फॉर एवर, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स की दो थेरीज हैं, जिससे हम क्लोज यूनिवर्स और ओपन यूनिवर्स का नाम देते हैं। हमें ये पता है, आज हम ये जानते हैं कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। अगर आप इन दोनों गैलेक्सीज को देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। इसी तरीके से अगर इस स्क्वायर को देखें, इसके ऊपर जो गैलेक्सीज हैं उनको मैंने डॉट के साथ बनाया है, तो स्क्वायर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, गैलेक्सीज के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, स्पेस बढ़ती जा रही है, वैक्यूम बढ़ता जा रहा है, पर गैलेक्सीज का जो साइज है वो नहीं बढ़ रहा। सूरज नहीं बढ़ रहा, गैलेक्सीज का साइज जो है वो नहीं बढ़, वो उतना है, पर उनके बीच में स्पेस बढ़ती जा रही है। आखिर ये स्पेस क्यों बढ़ रही है, इस चीज़ को अब हम और तरीके से देखते हैं। अब मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली हो ये रहा है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो बढ़ती जा रही है, और अब ये देखिए, ये छोटा बैलून है तो इसमें गैलेक्सीज पास हैं, पर जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो गैलेक्सीज दूर होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। तो वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सी एनर्जी है जो इनको दूर कर रही है, उसका नाम हमने रखा डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का नाम डार्क रखने में ये भी वजह मौजूद है कि इसके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है, हम इसको जानते नहीं है, और दूसरा ये कि ये स्पेस में है। हमने कहा कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, उसका
हमने जांचा कैसे, मेजर कैसे किया कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी डॉपलर इफेक्ट की, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब एक सूरज या स्टार हमारी तरफ आ रहा होता है तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी जो है लाइट की वो बढ़ जाती है, और वो लाइट येलो कलर की नहीं रहती बल्कि वो अपने स्पेक्ट्रम में ब्लू हो जाती है। स्पेक्ट्रम अगर आप लाइट का देखें, अगर येलो की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वो ब्लू कलर की हो जाएगी, तो हमें वो स्टार ब्लू कलर का नज़र आता है। इसी तरीके से अगर कोई स्टार हमसे दूर जा रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी और वो हमें रेड कलर का नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से गैलेक्सीज, अगर कोई गैलेक्सी दूर जा रही है तो वो रेड कलर की, और करीब आ रही है तो वो ब्लू कलर की। अगर आप आसमान की तरफ देखें और आपको रेड गैलेक्सीज और स्टार नज़र आए तो समझ लें कि वो बड़ी हो रही हैं। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। हम ये समझते थे कि ये तीनों गैलेक्सीज बराबर फासले पे हैं हमसे, पर अब हमें पता चला है जब हमने डॉपलर इफेक्ट को देखा कि ये गैलेक्सीज बराबर फासले पर नहीं है। जो सबसे ज़्यादा रेड कलर की गैलेक्सी होती है वो ज़्यादा दूर होती है, जो कम रेड कलर की गैलेक्सी होती है वो हमारे पास होती है, और जो ब्लू कलर की वो तो हमारी तरफ आ रही होती है। ये दोनों गैलेक्सीज अवे जा रही हैं हमसे और ये हमारी तरफ आ रही है। तो साइंसदानों ने फिर देखा कि अच्छा ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स में हबल टेलीस्कोप से देखते हैं कि कितनी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और कितनी गैलेक्सीज हमारे पास आ रही हैं। इस चीज़ को हम रेड शिफ्ट कहते हैं। और ये मैंने आपको ये दिखाया है स्पेक्ट्रम कि एक येलो कलर का स्टार है, तो अगर उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लू कलर। देखिए ये, अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी डॉपलर इफेक्ट की वजह से तो वो ब्लू कलर का स्टार नजर आएगा। अगर अगर इसकी फ्रिक्वेंसी जो है येलो कलर के स्टार की कम होगी तो हमें रेड कलर का नज़र आएगा। जब हबल टेलीस्कोप से हमने स्पेस को देखा, हमने यूनिवर्स को देखा, तो वो हमें रेड नज़र आई ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि ये स्टार्स, ये गैलेक्सीज, ये सब हमसे दूर जा रहे हैं। और अगर ये दूर जा रहे हैं और यूनिफॉर्मली दूर जा रहे हैं, ये नहीं है कि कहीं से इनकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है और कहीं से एक्सेलरेशन कम है, एक ही एक्सेलरेशन के साथ ये हमसे दूर जा रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, यूनिवर्स फैल रही है, तो यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर रही है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रूफ था। इसी तरीके से एक और तरफ चलते हैं। जब आप फॉसिल्स डिस्कवर करते हैं तो आप टाइम में पीछे जाते हैं, बैक इन टाइम जाते हैं। मसलन अगर आप ये फॉसिल डिस्कवर करेंगे एक मंकी का, तो हो सकता है ये 100 साल पुराना। अच्छा, आपने और ज़मीन खोदी, ठीक है, और डिगिंग की, तो आपको एक और फॉसिल मिला। ये फॉसिल हो सकता है 1000 साल पुराना हो, 1000 ईयर पुराना हो। और अगर आप इस तरफ चले गए और ये आपको फॉसिल मिल गया, तो ये हो सकता है कि ये 1 लाख साल पुराना हो। तो ये हम क्या करें, हम टाइम में पीछे जा रहे हैं, हम अपने पास्ट में जा रहे हैं जब ज़मीन को हम डिग करते हैं और फॉसिल्स निकालते हैं। इसी तरीके से जब हम स्पेस में देखते हैं तो स्पेस में भी हम टाइम में वापस जा रहे होते हैं। जब मैं सूरज को देखता हूँ तो सूरज जो है वो मुझे 8.3 मिनट टाइम में पीछे ले जाता है, क्योंकि उसकी जो लाइट आ रही है मुझ तक पहुँच रही है हमारे सूरज की, वो 8.3 मिनट लाइट मिनट बाद पहुँच रही है। तो अगर सूरज गायब हो जाए तो मुझे 8.3 लाइट मिनट्स के बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हो गया। तो हम पास्ट में देख रहे हैं। इसी तरीके से मार्स पर ये लाइट जो है वो 12.7 लाइट मिनट्स बाद पहुंचती है। तो अगर सूरज गायब हो जाए तो कोई अगर मार्स पे बैठा देख रहा है सूरज को, तो उसको 12.7 मिनट्स के बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि हम पास्ट में सूरज को देख रहे हैं। हम ज़मीन पे बैठ के 8 मिनट पुराना सूरज देख रहे हैं। अगर मैं दूर के सितारों को देखूं, गैलेक्सीज को देखूं, तो करते करते हम 11 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे देख सकते हैं। ये वो गैलेक्सीज हैं कि अगर मैं हबल टेलीस्कोप से इनको देखता हूँ तो मैं 11 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे देख रहा हूँ। हमारी जो यूनिवर्स बनी है, जो हमारी कैलकुलेशन है, वो 14 बिलियन ईयर्स है। 14 अरब साल पहले हमारी यूनिवर्स बनी है। और ये वो गैलेक्सीज हैं जो इतनी दूर है कि इनसे जो हमारे पास लाइट आ रही है वो 11 बिलियन लाइट ईयर्स बाद हम तक पहुंच रही है। तो अगर ये आज गायब हो जाए तो मुझे 11 बिलियन ईयर्स बाद जो भी लोग होंगे ज़िंदा, उनको पता चलेगा कि ये गैलेक्सीज गायब हो गई हैं। तो ये गैलेक्सीज जो है ये हमें बिग बैंग के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि ये हमें 11 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे देखने का मौका देती हैं और हमें पता चलता है कि बिग बैंग कैसे हुआ। इसी तरीके से अगर आप इन गैलेक्सीज को देखें तो ये 13.2 बिलियन लाइट ईयर, यानी तकरीबन बिग बैंग से 1 बिलियन साल बाद की बात है। ये गैलेक्सी जो है इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो लाइट जो है हमें पास की इन्फॉर्मेशन देती है, और जब हम देखते हैं स्पेस में तो हमें पास की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है।
अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि सूरज जो है, सन जो है, वो हमें पास की इन्फॉर्मेशन देता है। सन जैसे-जैसे अपना फ्यूल कंज़्यूम करता है, तो वो एक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, सफ़ेद रंग का बोना बन जाता है। ये इसका नाम रखा गया है। तो वो बहुत छोटा-सा एक व्हाइट सर्कल टाइप ड्वार्फ बन जाता है और उसके बाद वो एकदम एक्सप्लोड करता है। बहुत बड़ी शॉक वेव के साथ वो एक्सप्लोड करता है, क्योंकि उसमें फ्यूल ख़त्म हो चुका होता है। और ये जो एक्सप्लोजन होते हैं, इसको हम कहते हैं सुपरनोवा, सुपरनोवा। और जो टाइप ए के सुपरनोवाज होते हैं, वो बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं और वो ऐसे ही है जैसे कि एक लाइट है स्पेस में। अब ये देखिए, ये मैंने आपको एक सुपरनोवा जो है एक्सप्लोड करते हुए उसकी पिक्चर दिखाई है। तो अब आप देखें कि ये ऐसे ही है जैसे मोटरसाइकिल की एक लाइट है, हेडलाइट है। और अगर वो हमारे बहुत करीब है तो हमें लाइट ज़्यादा मिलेगी, अगर वो फासले पे है तो मुझे लाइट कम मिलेगी और मुझे लगेगा कि इसका डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस जो है वो मैं मेजर कर सकता हूँ उसकी लाइट से। इसी तरीके से हमारी जो यूनिवर्स है, इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में हज़ारों साल बाद, कुछ हज़ार साल बाद एक सुपरनोवा जो है वो ब्लास्ट होता है और वो एक्सप्लोड करता है, हज़ार साल बाद, कुछ हज़ार साल बाद। अच्छा, अब अगर हम उसको देखना शुरू कर दें स्पेस में, सुपरनोवास को, और उससे कोशिश करें कि हमें पता चल जाए कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जो कायनात है, यूनिवर्स वो एक्सपेंड कर रही है, तो हमें तो हज़ारों साल वेट करना पड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम सारी कायनात को, सारी यूनिवर्स को देख रहे होते हैं और वहाँ पे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं और उन गैलेक्सीज़ में इतने सुपरनोवाज़ हैं और वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोड कर रहे होते हैं। तो हमें हर महीने में काफ़ी ज़्यादा सुपरनोवाज़ देखने को मिल जाते हैं जो कि एक्सप्लोड करते हैं। अब सुपरनोवा जो है उसकी लाइट बहुत ब्राइट होती है, इसलिए वो हमारे लिए देखना आसान होता है। तो अगर एक सुपरनोवा जो है वो बहुत दूर है, वो रेड कलर का है, तो रेड कलर से मैं उसकी वेलोसिटी जो है वो मालूम कर सकता हूँ, ये कितनी तेज़ी से मुझसे दूर जा रहा है। रेड कलर का तो मुझसे दूर जा रहा है और कितना रेड है उससे मुझे उसकी वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। तो मुझे उसकी वेलोसिटी भी मालूम हो गई और जब वो एक्सप्लोड किया तो मुझे डिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि ये मुझसे कितनी दूर है, कितने बिलियन लाइट ईयर मुझसे दूर है। तो हम ये करते हैं, हम प्लॉट करते हैं तमाम सुपरनोवास को और फिर हम उनकी वेलोसिटी भी देखते हैं और उनका डिस्टेंस भी देखते हैं। तो उससे हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने आपको मुख्तलिफ सुपरनोवास देखे दिखाए हैं जो कि हम हबल टेलीस्कोप से देख रहे हैं, उनके एक्सप्लोजन जो है हम उनको देख रहे हैं और उनके साथ साथ हम उनका ग्राफ बना रहे हैं। और उन ग्राफ को हम देखते हैं, हम 60 सुपरनोवास को मसलन प्लॉट करते हैं, फिर उसके बाद और प्लॉट कर रहे हैं। तो जब हमने उनके ग्राफ को प्लॉट किया तो हमें ये हैरानी हुई कि हम ये समझ रहे थे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, टाइम के अगेंस्ट हमारे पास एक सुपरनोवा जो हमने प्लॉट किया है उनकी स्ट्रेट लाइन आएगी। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जो कायनात है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सपैंड कर रही है, ठीक है जी, कॉन्स्टेंटली वो एक्सपैंड कर रही है। पर हमें ये जान के बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा नहीं था, वो कर्व में आए, यानी सुपरनोवास जो हमें मिले उनको जब हमने प्लॉट किया तो कर्व पाथ बना और उससे हमें ये पता चला कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सपैंड नहीं कर रही, वो एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर रही है, वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। और ये कुछ एक कर्व है जो कि मैंने सिंपल करके आपको दिखाया है। इसमें यहाँ पर बिग बैंग है, यह टाइम है और यहाँ पर हमारा स्केल ऑफ द यूनिवर्स है। तो इसमें एक तो ये है कि जब जब बनी थी यूनिवर्स तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हुई थी और फिर डी एक्सेलरेट की थी, थोड़ी सी ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ने रोक के रखा था इसकी एक्सपेंशन को, कायनात की एक्सपेंशन को ग्रेविटी और डार्क मैटर ने रोक के रखा था। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेंशन है वो फिर भी कंट्रोल रही है। उसके बाद अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखें, कांस्टेंट डार्क एनर्जी होती तो ये एक्सपैंड ऐसे कर रही होती, पर हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ये एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर रही होती। और अगर ये वापस चली जाती, जिस तरह हमने देखा था कि एक हद के बाद वो वापस गई और कंप्रेस होना शुरू हो गई और फिर वो दोबारा एक सिंगुलैरिटी बन गई, तो हमें ये बिग क्रंच नज़र आता है। तो ये वो टाइम था जब ये बहुत स्लो स्लो हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हुई। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारी यूनिवर्स में शुरू से बहुत ज़्यादा डार्क मैटर था और डार्क एनर्जी कम थी। तो यहाँ पर जब हमने उसको, मैं फिर डिटेल में आपको बताऊंगा कि उससे क्या हुआ, पर आपने ये कर्व याद रखना है। ये देखिए, ये कर्व जो स्मूथ है ना, ये आपने याद रखना है। पर इससे हमें ये पता चला सुपरनोवास को देख के कि हमारी यूनिवर्स जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं फैल रही बल्कि एक्सपोनेंशियली फैल रही है और वो एक्सपैंड कर रही है।
तो हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से वक्त के साथ साथ दूर होती जा रही हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस दिखाए हैं और वो सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो यही है कि हमारी गैलेक्सीज जो हैं वो दूर जाती जा रही हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद हमें कोई गैलेक्सीज नहीं मिलेंगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब बिग बैंग हुआ तो हमारी यूनिवर्स में फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो थी, और वो किस वजह से थी? क्योंकि डार्क मैटर मौजूद था। और डार्क मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त मौजूद था क्योंकि यूनिवर्स का साइज़ कम था। आपको याद है ना स्कैफोल्डिंग की जो बात की थी मैंने, तो यूनिवर्स का साइज़ कम था तो डार्क मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड था। उसने रोक के रखा हुआ था यूनिवर्स की एक्सपेंशन को। यूनिवर्स की एक्सपेंशन बहुत स्लो स्लो हो रही थी क्योंकि ग्रेविटी, डार्क मैटर की वजह से ग्रेविटी बहुत थी। अब डार्क मैटर की वजह से हमारी गैलेक्सीज बनी। अब डार्क मैटर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स बढ़ती गई तो डार्क मैटर की कंसंट्रेशन कम होती गई। एक वक्त ऐसा आया कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की जो फोर्सेस हैं, डार्क एनर्जी की फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स है और डार्क मैटर की फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, ये बराबर होगी। और ये वो वक्त आया था आज से 5 बिलियन ईयर्स पहले, यानी 5 बिलियन ईयर्स पहले डार्क एनर्जी हमारी कायनात की, हमारी यूनिवर्स की, और डार्क मैटर बराबर हो गए थे। और उसके बाद डार्क एनर्जी ने टेक ओवर कर लिया। डार्क मैटर जो है कायनात का जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, डार्क मैटर की कंसंट्रेशन कम हो रही है और डार्क एनर्जी बहुत तेज़ी से अब कायनात को, हमारी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। तो ये आपने यहाँ पर देखा, ये मैंने आपको दिखाया कि डार्क मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा था जब हमारी यूनिवर्स का साइज़ 1/4 था। डार्क एनर्जी देखे बिल्कुल कम थी, ठीक है, जब ये बनी थी हमारी कायनात। और ये मैटर है, नॉर्मल मैटर येलो कलर का है। अब जैसे हमारी कायनात का साइज़ जो हाफ था आज की हमारी यूनिवर्स से, तो आप देखें कि डार्क मैटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और डार्क एनर्जी बढ़ रही है। इस वजह से हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। आज की सिचुएशन देखें तो अब देखिए डार्क मैटर 74% हो चुका है। आज की अगर आप देखें कंडीशन तो 74% डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर बहुत कम हो गया है। और डार्क एनर्जी ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड करी और डार्क मैटर जो है वो कम होता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी यूनिवर्स जो है उसको डार्क एनर्जी टेक ओवर कर लेगी और हर सेकंड के बाद यूनिवर्स डबल साइज की हो जाएगी। ये इतनी तेज़ी से उसको टेक ओवर करेगी। डार्क एनर्जी के बारे में जो हमें बताया गया था वो आइंस्टाइन ने बताया था, पर इवन आइंस्टाइन ने उसको अपना ब्लंडर कहा था। आइंस्टाइन ने जब अपनी स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस को इक्वेट करना शुरू किया तो दोनों साइड्स जो थी उसकी बराबर नहीं आ रही थी। इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही थी अनलेस के कायनात जो है, यूनिवर्स जो है वो या तो एक्सपैंड कर रही होती है या कंप्रेस हो रही होती है। तो आइंस्टाइन जो था उसने स्टैटिक यूनिवर्स ली थी, स्टैटिक यूनिवर्स ली थी और उस पर अपनी इक्वेशंस को अप्लाई करने की कोशिश की थी। फिर उसको एक बीच में फैक्टर डालना पड़ा, कांस्टेंट डालना पड़ा, जिसको वो उसने वैक्यूम एनर्जी कहा या कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा। और उसने कहा कि अगर स्टैटिक यूनिवर्स है तो क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो उसके मुकाबले में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगी और उनको मैं ऐसे ट्यून करूँगा कि जो हमारी कायनात है वो स्टैटिक होगी और स्टैटिक रहेगी। तो आइंस्टाइन ने हमें एक ऐसी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का बताया था जो रिपल्सिव फोर्स होगी। उसके बाद हबल ने ये कहा कि नहीं जी, हमारी तो यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये मेरा ब्लंडर है और उसने आगे इसको फॉलो नहीं किया। पर डार्क एनर्जी का पहला जो साइन है वो हमें आइंस्टाइन से मिलता है और हमें ये पता है कि डार्क एनर्जी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और ये हमारी यूनिवर्स को खात्मे की तरफ लेके जा रही है क्योंकि अब डार्क एनर्जी टेक ओवर कर चुकी है डार्क मैटर के साथ और हमारी स्पेस हर चीज़ दूर जा रही है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें अपने आसमान पर कोई भी सितारा नज़र नहीं आएगा, हमें कोई गैलेक्सी नज़र नहीं आएगी और उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर जा चुके होंगे। और ये वो वक्त होगा जब यूनिवर्स में हर चीज़ ठंडी होती जाएगी, सूरज ठंडे हो चुके होंगे, प्लैनेट्स जो है वो बर्फ़ से ढक चुके होंगे और हमारी यूनिवर्स ख़त्म हो चुकी होगी। तो डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स का डेथ वारंट है। हु हा 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 हा।